हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं। इसमें आपको चैप्टर का नाम है आपका जीव और समष्टियाँ। इसकी पहली हेडिंग स्टार्ट हुई है जीव और इसका पर्यावरण। ठीक है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं। आइए इसके सब हेडिंग स्टार्ट करते हैं। जीव और इसके पर्यावरण की सब हेडिंग है प्रमुख अजैव कारक। ठीक है, तो प्रमुख अजैव कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें महत्वपूर्ण जो है वह है तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। ये प्रमुख अजैव कारक होते हैं। तो आइए पहला अजैव कारक देखते हैं तापमान के बारे में। पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। तापमान जो है वह पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है पृथ्वी के ऊपर का, ठीक है, औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाया जाए और मैदानों से पर्वत शिखर की ओर जाया जाए तो तापमान क्या होता है? लगातार घटता जाता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में तापमान अवशून्य अर्थात सब जीरो से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं और उच्च तुंगता वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ तापमान जो है जीरो से नीचे चला जाता है। ठीक है, जीरो से नीचे चला जाता है। ठीक है, जीरो से नीचे से लेकर ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, गर्मी में अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में जो ताप है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। ठीक है, तो कुछ जगह आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जा रहा है, जबकि कुछ जगह टेम्परेचर 50 डिग्री से अधिक हो जा रहा है। लेकिन कुछ बेजोड़ आवास भी हैं। ठीक है, कुछ बेजोड़ आवास भी हैं, जैसे कि गर्म झरने और गंभीर सागर यानी गहरे सागर के उष्ण जलीय निकास, जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो तापमान है वह पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मैदानों से पर्वत शिखर की ओर जाने पर तापमान उत्तरोत्तर लगातार घटता रहता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों, ठीक है, जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में तापमान सब जीरो अर्थात शून्य से नीचे से लेकर जो ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है वहाँ का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ बेजोड़ आवास भी हैं, जैसे कि गर्म झरने और गंभीर सागर यानी गहरे सागर में उष्ण जलीय निकास, जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। ठीक है, यह सामान्य ज्ञान है कि आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ ठंडी है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पे आम के पेड़ नहीं होंगे, जर्मनी में नहीं होंगे। आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते हैं और न हो सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के कारण। हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अधिक है। और हिम चीते कहाँ मिलेंगे? जहाँ बर्फ जमा रहेगा, टेम्परेचर कम होगा। तो हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते हैं। और ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। ठीक है, जो ट्यूना मछली है वह महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं जब आपको पता चले कि यह प्रकिंडियों एंजाइमों की बलगति काइनेटिक्स को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो
जीवधारी हैं उनमें तापमान का इम्पोर्टेंस होता है, तापमान का महत्व होता है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइमों के काइनेटिक्स को प्रभावित करता है, एंजाइम के वर्क को प्रभावित करता है। जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं जब आपको पता चले कि यह एंजाइमों के काइनेटिक्स बलगतिकी को प्रभावित करता है और इसके द्वारा आधारी उपापचय, ठीक है, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है BMR, ठीक है, आधारी उपापचय जीव के अन्य कारकीय कार्यों, जीव के अन्य फिजियोलॉजिकल वर्क्स, फिजियोलॉजिकल प्रकारों तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है जीवधारियों को प्रभावित करता है, इसके साथ साथ एंजाइम्स के काइनेटिक्स को भी प्रभावित करता है, साथ साथ जो है BMR जो आधारी उपापचय दर है या फिर जीव के अन्य जो कारकी प्रकार हैं उनकी गतिविधियां भी टेम्परेचर से प्रभावित होती हैं। ठीक है, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जीव जो हैं वह टेम्परेचर के रेंज को सहन कर सकते हैं, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं। ये पृथुता तापी अर्थात यूरीथर्मल कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो तापमानों के व्यापक परास को सहन कर लेते हैं, ऐसे जीवों को यूरीथर्मल कहते हैं। ठीक है, पृथुता तापी कहते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश तापमानों की कम परास में ही रहते हैं, ऐसे जीव को तनुतापी एस्टेनोथर्मल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो तापमान के व्यापक परास को सह सकते हैं, ऐसे जीवों को यूरीथर्मल कहते हैं, जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कम परास के टेम्परेचर को सहते हैं, इन्हें तनुतापी या स्टेनोथर्मल कहते हैं। विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफ़ी हद तक उनकी तापी सहन शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विभिन्न जातियों का जो भौगोलिक वितरण है काफ़ी हद तक उनकी तापीय सहन शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, हाल ही के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ते हुए औसत भूमंडलीय तापमान पर चिंता बढ़ी है। ठीक है, धीरे धीरे जो है औसत भूमंडलीय तापमान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बारे में चर्चा होगी अध्याय 16 में। अगर यह बढ़ोतरी जारी रही तो क्या आपको आशा है कि कुछ जातियों का वितरण का दायरा प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्याय 16 में चर्चा करेंगे। तो प्रमुख अजैव कारक आप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण कारक की चर्चा कर रहे हैं। तापमान कंप्लीट हो चुका। अब आइए देखते हैं जल के बारे में। यह भी एक आपका प्रमुख अजैव कारक है। जल को समझते हैं ध्यान से। देखें, तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जल है। ठीक है, तापमान के बाद जो है जीवों को प्रभावित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था। पृथ्वी पर जीवन जो है वह पानी में ही जन्मा था और यह बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत हुई थी वह पानी में हुई थी और बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता है। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही वहाँ रहना संभव है। तो मरुस्थल में पानी जो है इतनी सीमित मात्रा में है कि वहाँ पे जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे रह रहे हैं उनमें अनुकूलन होता है, वह उनके अनुसार अपने आप को बदल लिए रहते हैं, जिसके कारण वह वहाँ पे जिंदा रहते हैं। ठीक है, मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही वहाँ रहना संभव है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ठीक है, पादपों की कितनी पैदावार होगी, कितना पादप वहाँ पे रहेंगे, यह डिपेंड करता है कि वहाँ पर पानी की कितनी मात्रा है। पादपों की उत्पादकता
तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पादपों की जो उत्पादकता है वह पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ठीक है, कि उस एरिया में कितना पानी है उस पर उनके उत्पादकता निर्भर करती है। आप सोचते होंगे कि महासागरों, झीलों और नदियों में रहने वाले जीवों को जल संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता होगा, क्योंकि वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है, उनको जल संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन यह सत्य नहीं है, यह सच नहीं है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणता महत्वपूर्ण होता है। जो जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं वह जल के क्वालिटी पर डिपेंड करता है उनका जीवन। रासायनिक संगठन, पीएच महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जलीय जीवों के लिए जल की गुणता अर्थात रासायनिक संगठन और पीएच महत्वपूर्ण होता है। लवण की सांद्रता अर्थात प्रति 1000 भाग में लवण के रूप में मापी गई मात्रा, प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में, प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई मात्रा जो है वह लवण की सांद्रता को बताती है। ठीक है, अंतःस्थलीय जल में, अंतःस्थलीय जल में 5% से कम, अंतःस्थलीय जल में 5% से कम, समुद्र में 30 से 35% और कुछ अति लवणीय लवणों में 100% से अधिक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो लवण की सांद्रता है वह अंतःस्थलीय जल में कितनी होती है? 5% से कम होती है। समुद्र में लवण की सांद्रता 30 से 35% होती है, जबकि कुछ अति लवणीय लंगून हैं जहाँ पर लवण की सांद्रता 100% से अधिक होती है। ठीक है, कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लवणता के व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, इन्हें यूरी हैलाइन कहते हैं। ठीक है, पृथुलवड़ी कहते हैं अर्थात यूरी हैलाइन कहते हैं। लेकिन जो अन्य जीव हैं वे कम परास में सीमित होते हैं, जिन्हें तनुलवणी अर्थात स्टेनोहैलाइन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ जीव जो है लवणता के व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, इन्हें यूरी हैलाइन कहते हैं, जबकि अन्य जो हैं वे कम परास में सीमित होते हैं, जिन्हें स्टेनोहैलाइन कहते हैं। ठीक है, बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी और समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत से जो अलवण जल प्राणी हैं वे समुद्र के पानी में, और जो समुद्री प्राणी हैं वे अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परासरणी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, तो यह था आपका प्रमुख अजैव कारक का दूसरा भाग जल के बारे में। आइए अब तीसरे भाग के बारे में देखते हैं, प्रकाश, जो काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाश देखते हैं। प्रकाश, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो भी पौधे हैं, हरे पौधे, वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य बनाते हैं, खाद्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकाश के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है। जो प्रकाश संश्लेषण है जिसके माध्यम से पौधे भोज्य निर्माण करते हैं, खाद्य उत्पन्न करते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होना पर ही हो पाता है, धूप होने पर भी संभव है। ठीक है, इसलिए हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से प्रकाश, तो आपने देखा कि पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर ही संभव है। ठीक है, इसलिए हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से स्वपोषियों अर्थात ऑटोट्रॉफ्स के लिए प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं।
ठीक है। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो स्वपोषी हैं, वे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, और जो प्रकाश के कारण ही होता है, धूप के कारण ही होता है। तो यह उनके लिए, स्वपोषियों के लिए प्रकाश का महत्व बहुत है। ठीक है, आगे देखते हैं। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, ठीक है, वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे जिन्हें शाक और झाड़ियाँ कहते हैं, बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थिति में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, वन में जो छोटे जाति के पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, अनेक जातियों के छोटे जो पौधे हैं जैसे शाक और झाड़ी, उनके लिए बहुत हल्का प्रकाश मिलता है, और वह उसी परिस्थिति में अपना इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित रहते हैं। उसी हल्के प्रकाश में वह अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, शाक और झाड़ियाँ बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थिति में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित हैं, क्योंकि उन पर सतत लंबे वितानमय पेड़ों की छाया रहती है। ठीक है, तो जो झाड़ी और छोटे पौधे होते हैं उन पर लंबे पौधों की छाया बनी रहती है, और उनको हल्का सा प्रकाश मिलता है, उसी के द्वारा वह अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं। बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत से पौधे ऐसे हैं जो फूल देने के लिए, पुष्पन के लिए फोटोपीरियडिक, ठीक है, दीप्तिकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। धूप होने पर टाइम पीरियड के अनुसार अगर उतना धूप उनको मिले तो वह पौधे जो है पुष्पन करते हैं। ठीक है, तो बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारों ओर की खोज, अपनी चारे की खोज, ठीक है, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश की जो टाइम पीरियड है, कितने समय तक धूप हो रहा है, उसके माध्यम से बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो दैनिक और मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारे की खोज, अपने भोजन की खोज, ठीक है, फोरेंजिंग, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक फोटोपीरियडिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और दैनिक, ठीक है, टाइम पीरियड, दीप्तिकाल, अवधि, प्रकाश की तीव्रता और अवधि में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारे की खोज, फोरेंजिक, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी पर जो प्रकाश है उसकी जो उपलब्धता है वह तापमान से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश और तापमान दोनों का माध्यम क्या है? सूर्य है। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। लेकिन महासागरों की गहराई जो 500 मीटर से अधिक,
ठीक है। महासागरों की गहराई में पर्यावरण निरंतर अंधकारमय रहता है और वहाँ रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। ठीक है। महासागरों की गहराई अर्थात 500 मीटर से अधिक में पर्यावरण निरंतर क्या होता है, अंधकारमय रहता है, वहाँ अंधेरा रहता है और वहाँ पे रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सौर विकिरण। ठीक है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो सौर विकिरण है कि जो स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता है वह भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो 500 मीटर से अधिक गहराई के महासागर में पाए जाते हैं, जहां निरंतर अंधकार होता है, वहां रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो केमिकल एनर्जी से वह प्राप्त करते हैं ऊर्जा। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा से उनको एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। रिएक्शंस होते हैं जिनसे एनर्जी रिलीज होती है और उनको एनर्जी मिलती है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक जो है वह बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि महासागर के भिन्न भिन्न गहराई में मिलने वाले समुद्री पादप के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी घटक उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक है। समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवाल में से किन की गंभीरतम जल में मिलने की संभावना है और क्यों? ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, फिर हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। नेक्स्ट देखें आगे। अगला है आपका मृदा। ठीक है। सॉइल के बारे में ध्यान से समझें। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। अलग अलग स्थानों में मृदा का जो सॉइल का जो नेचर होता है और उसकी क्वालिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यह जलवायु, अपक्षय प्रक्रम, ठीक है, अपक्षय प्रक्रम, विदरिंग प्रोसेस, क्या यह वाहित या अवसादी सेडिमेंट्री है तथा इसका विकास कैसे हुआ है, इन सब बातों पर निर्भर करती है। ठीक है। तो विभिन्न स्थानों में मृदा की जो प्रकृति और गुण होते हैं वे अलग अलग होते हैं। ठीक है। यह प्रकृति और गुण जो हैं वह जलवायु, अपक्षय प्रक्रम, जिसमें विदरिंग प्रोसेस, या यह वाहित है या अवसादी है तथा इसका विकास कैसे हुआ, इन सब बातों पर निर्भर करती है। मृदा की विभिन्न विशेषताएं जैसे कि मृदा संगठक, कण साइज और पुंजन, मृदा के अंतःस्रवण परकोलेशन तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो मृदा का जो अंतःस्रवण है, परकोलेशन है, और जो जल धारण की क्षमता है उसका निर्धारण मृदा के संगठक से, मृदा के कंपोजिशन से, कण की साइज से, ठीक है, और पुंजन मृदा से निर्धारित होता है। ठीक है। तो मृदा की विभिन्न विशेषताएं जैसे कि मृदा संगठक, कण साइज और पुंजन मृदा के अंतःस्रवण अर्थात परकोलेशन और जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। इन विशेषताओं के साथ साथ पीएच, खनिज संगठन और स्थलाकृति अर्थात टोपोग्राफी जैसे प्रांचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मृदा की विभिन्न विशेषताएं जैसे कि मृदा के संगठक, कण साइज, पुंजन, यह मृदा के परकोलेशन और जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं।
इन विशेषताओं के साथ साथ मृदा की पीएच, खनिज संगठन और स्थलाकृति अर्थात टोपोग्राफी जैसे प्रांचल काफ़ी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। उस इलाके में कैसा वनस्पति होगा उनका निर्धारण मिट्टी के द्वारा होता है। इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रांचल जो हैं काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। इसके बाद यह सब मिलकर तय होता है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। इसी प्रकार जलीय पर्यावरण औषधि विशेषताएं प्रायः वहां पनपने वाले नितलस्थ प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो जलीय पर्यावरण है, औषधि विशेषताएं हैं, प्रायः वहां पनपने वाले जो नितलस्थ प्राणी हैं प्रकार का निर्धारण करती हैं। कि नितलस्थ प्राणियों में कौन से प्रकार होंगे यह डिपेंड करता है वहां के जलीय पर्यावरण और औषधि विशेषताओं पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका प्रमुख अजैव कारक के बारे में, जिसमें आपने तापमान, प्रकाश, जल और मृदा के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट अजीवी, ठीक है, अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।